हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गायनोकोलॉजी की दुनिया में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में क्लाइटोरिस के बारे में हमने डिस्कस किया। इसके अलावा पेरिनियम के बारे में डिस्कस किया, पेल्विक फ्लोर की मसल्स के बारे में हमने डिस्कस किया। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि अब जो पेल्विक पाउचेज होते हैं, पाउच ऑफ डगलस, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने स्टार्ट कर दिया था इंटरनल ऑर्गन और वेजाइना को हमने पढ़ लिया था। आज की हमारी जो सेशन नंबर 3 है, तीसरी क्लास तुम्हारी ओबीजी की, यह टोटल बेस्ड होगी इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स में। और इसमें जो सबसे पहला ऑर्गन है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले, वेजाइना। ऑलमोस्ट वेजाइना को मैंने पूरा कवर कर लिया था। वेजाइना में स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी सेल से मिलकर बना है, इसकी डायमीटर क्या है, ओपनिंग कैसी होती है, पीएच कैसा है, सब हमने डिस्कस किया। यहाँ से एक छोटा सा पोर्शन बाकी रह गया था, वह है हाइमन के रिगार्डिंग होता है। इस क्लास में हम उसे भी डिस्कस करेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, जब हम वेजाइना की बात करते हैं, अगर महिला नली पेरस है, याद रखिए, अगर महिला नली पेरस है मतलब महिला की एक भी डिलीवरी नहीं हुई है, ऐसी अवस्था में ऐसी फीमेल की, जब हम अगर ऐसी फीमेल है और उसकी वेजाइना को आप देखोगे तो याद रखिएगा, इस वेजाइना, इस महिला की वेजाइना के अंदर यह जो वेजाइना है वो किससे कवर्ड रहती है, तो हम बोलेंगे इट इज़ कवर्ड बाय लेबिया मेजोरा। यह लेबिया मेजोरा नहीं बेटा, लेबिया माइनोरा। यह लेबिया माइनोरा के द्वारा कवर्ड रहता है। लेबिया माइनोरा मतलब अगर आपकी महिला नली पेरस है, एक भी बार प्रेग्नेंट होने के बाद डिलीवरी नहीं हो पाई है, मतलब उसकी वजाइना स्ट्रेच नहीं करी है, उसके वेस्टिबुलर पार्ट पे प्रेशर नहीं पड़ा है, उस अवस्था में लेबिया माइनोरा कवर्ड करके रखता है आपकी किसको, वजाइनल ओरिफाइस। ये बात हम पहले भी लेबिया माइनोरा के दौरान भी मैंने तुम्हें पढ़ाया था। अगर यह महिला जो नली पेरस है, अगर ये पैरस वुमन है, मतलब इसके डिलीवरी हो गई होगी या पीरियड ऑफ वायबिलिटी क्रॉस कर चुकी है, इस अवस्था में इसकी वजाइना या वजाइनल कैनाल, जो वजाइनल कैनाल है, यह होती है एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड यानी दिखाई देगी, किसी से कवर्ड नहीं रहती है, ये खुली रहेगी, क्योंकि इस अवस्था में महिला जो है, जब डिलीवरी उसकी हुई उसके बच्चे की, तो वेजाइनल कैनाल पर प्रेशर पड़ा होगा, वो स्ट्रेच हुई होगी और वहाँ से बच्चा बाहर निकला होगा, इसलिए वहाँ थोड़ा स्पेस तुम्हें नज़र आएगा। क्लियर। जब हम बात करते हैं वर्जिन महिलाओं की, ऐसी महिलाएं जो वर्जिन हैं, क्लियर, अगर वर्जिन महिला है तो इस वर्जिन महिला के अंदर, इसकी जो वर्जिन महिला में यह जो वेजाइना है ये कवर्ड रहता है, कवर्ड बाय हाइमन। आपने सुना होगा नाम हाइमन। एक हाइमन नाम का एक प्लग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन है, एक सेप्टम ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जिससे कवर्ड रहता है। तो अगर नली पेरस है तो लेबिया माइनोरा कवर्ड करेगा, अगर वह पैरस फीमेल है तो फिर वो एक्सपोज्ड होगी, बाहर से दिखाई देगी, ओपनिंग दिखाई दे रही होगी। अगर महिला वर्जिन है, मतलब अभी तक इंटरकोर्स नहीं किया सिंगल टाइम भी, और बहुत ज़्यादा हैवी एक्टिविटीज़ नहीं की गई है, ऐसी महिला को हम वर्जिन महिला कहते हैं। उसमें एक हाइमन नाम का स्ट्रक्चर होता है जो वेजाइनल कैनाल को कवर्ड करके रखता है। सवाल यह है कि ये हाइमन क्या है, तो मेरा जवाब होगा हाइमन कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, यह एक सेप्टम ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। ये क्या होता है, तो तुम्हारा जवाब होगा इट इज़ ए सेप्टम ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। यह एक सेप्टम ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन का एक सेप्टम होता है, एक कनाल होती है, एक लेयर होती है, उसी का नाम हाइमन रखा गया है। ये वर्जिन महिलाओं में पाई जाती है। आफ्टर डिलीवरी, जब डिलीवरी हो जाती है, आपने देखा होगा डिलीवरी के पश्चात, यानी आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जब चाइल्ड बर्थ होता है, चाइल्ड बर्थ के बाद में, जन्म के बाद में महिला की अंदर जब डिलीवरी हो जाती है, उस चाइल्ड बर्थ के बाद में
यह जो हाइमन है ये लॉस हो जाती है, लैसिरेट हो जाती है। हाइमन क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। हाइमन लैसिरेटेड यानी टूट जाती है और एक चीज़ छोड़ के जाएगी। एंड रिप्रेजेंट, एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, उस टूटी हुई स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंड रिप्रेजेंट द कीकाट्राइज ग्रैन्यूल्स। याद रखिएगा बेटा जी, उस ग्रैन्यूल का नाम होता है कीकाट्राइज्ड ग्रैन्यूल्स। जब हाइमन बच्चा होने के बाद में जब टूट जाती है महिला में, उसे क्या कहते हैं? तो तुम्हारा जवाब होगा कीकाट्राइज्ड ग्रैन्यूल उसे कहा जाता है। मैं सारी बातें क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहिएगा। अगर महिला नली पेरस है, एक भी बार डिलीवरी नहीं हुई है, शादी हो गई, इंटरकोर्स हो गया, लेकिन डिलीवरी नहीं हुई है, उस अवस्था में लेबिया माइनोरा कवर्ड करके रखता है वेजाइनल ओपनिंग को। अगर महिला में डिलीवरी हो गई है यानी पैरस फीमेल है, उस अवस्था में आप देखोगे कि वेजाइनल कैनाल एक्सपोज्ड रहती है, दिखाई देगी। अगर महिला वर्जिन है, इंटरकोर्स भी नहीं हुआ है, उस अवस्था में एक स्ट्रक्चर होती है, इस स्ट्रक्चर का नाम हाइमन रखा जाता है, जो कि वेजाइनल ओपनिंग को कवर्ड करके रखती है। कुछ फॉरेन कंट्री में जो महिलाएं शादी से पहले इंटरकोर्स कर लेती हैं, वो एक सर्जरी भी करवाती हैं और उस सर्जरी का नाम होता है हाइमेनोप्लास्टी। इनके द्वारा वापस हाइमेन को रिकवर्ड किया जाता है, वापस उस हाइमेन की सर्जरी करके उसे वापस पैक कर दिया जाता है, उसे हाइमेनोप्लास्टी कहते हैं। क्लियर? तो उसी नाम से मैं बता रहा हूँ हाइमन। जब महिला वर्जिन है उसमें हाइमन होती है, लेकिन जब बच्चे की ग्रोथ की डिलीवरी होती है, जब बच्चा डिलीवर्ड होता है, तो महिला में से जब बच्चा बाहर निकल रहा है वेजाइनल कैनाल से, तो वो हाइमन टूट जाती है और टूटने के बाद उसे क्या कहते हैं? हम कीकाट्राइज्ड ग्रैन्यूल्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इस स्ट्रक्चर का नाम होता है बेटा, इस कीकाट्राइज्ड ग्रैन्यूल को ही कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज कैरनकुली मायर्टिफॉर्मिस। इट इज कॉल्ड एज कैरनकुली मायर्टिफॉर्मिस, इसको कहा जाता है कैरनकुली मायर्टिफॉर्मिस। क्लियर? यानी कि जब हाइमन लैसिरेट हो जाता है तो एक ग्रैन्यूल छोड़ देता है, जिसे हम कीकाट्राइज ग्रैन्यूल कहते हैं। इसी ग्रैन्यूल का नाम होता है कैरनकुली मायर्टिफॉर्मिस। क्लियर? ये हाइमेनो के रिगार्डिंग है। इसका सर्जिकल रिपेयरमेंट करना कहलाता है हाइमेनोप्लास्टी। हाइमेनोप्लास्टी फॉरेन कंट्री में चल रहा है, अभी भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है। ये सर्जिकल रिपेयरमेंट होता है, सर्जिकली रिपेयरमेंट होता है हाइमन का। सर्जिकली रिपेयरमेंट ऑफ हाइमन। जब हाइमन रप्चर हो जाती है, डिस्ट्रक्ट हो जाती है, उसे सर्जरी करके पुनः स्थापित करना हाइमेनोप्लास्टी कहलाता है। पुनः वापस वेजाइना को वर्जिन बनाना हाइमेनोप्लास्टी कहलाता है। ये सब चीज़ें वजाइना के रिगार्डिंग ही थी, जो हमने लास्ट क्लास से कंटिन्यू किया है। क्या क्या बातें मैंने बताई यहाँ तुम्हें बताया। सबसे पहले वेजाइना में अगर नली पैरस है तो उसकी वेजाइना कवर्ड होती है लेबिया माइनोरा से। अगर ये पैरस फीमेल है तो वेजाइना एक्सपोज्ड होगी, दिखाई तुम्हें बाहर से दे रही होगी। अगर महिला वर्जिन है तो हाइमन के द्वारा कवर्ड होता है। हाइमन क्या है? तो यह एक म्यूकस मेम्ब्रेन का ही सेप्टम होता है, कोई विशेष चीज़ नहीं है। अगर मैं बात करूं चाइल्ड बर्थ के बाद में यह लैसिरेट जब हो जाएगा, टूट जाएगा, तो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो कीकाट्राइज्ड ग्रैन्यूल से रिप्रेजेंट करेगा ये। और इसके बाद इसे क्या कहते हैं? इस कीकाट्राइज्ड नोड्यूल का नाम ही होता है कैरनकुली मायर्टिफॉर्मिस, कैरनकुली मायर्टिफॉर्मिस। और यह हाइमेनोप्लास्टी जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये सर्जिकल रिपेयरमेंट ऑफ हाइमन के लिए काम में लिया जाता है। क्लियर? इसके बाद में इसी के साथ तुम्हारी वेजाइना का सारा पोर्शन कवर्ड हो जाता है। दूसरा ऑर्गन है इंटरनल ऑर्गन, उसका नाम है यूट्रस। उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं यूट्रस। इसे भी देखिएगा, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं बेटा। सबसे पहले यूट्रस के अंदर एक कैसा ऑर्गन है? तो पहला क्वेश्चन यह होलो है। होलो यानी
एक बैग के समान होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। इट इज ए होलो मस्कुलर ऑर्गन। आपका जो यूट्रस है ये होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। आपने स्ट्रक्चर में देखा होगा यूट्रस ऐसा होता है, इसको होलो मस्कुलर ऑर्गन, यानी होलो मस्कुलर ऑर्गन तुम्हारा यूट्रस होता है। कौन सी शेप का है, तो तुम्हारा जवाब होगा, जब यह शेप की मैं बात करते हैं तो नॉर्मली अनप्रेग्नेंट में ये इसकी शेप होती है पायरीफॉर्म शेप। पायरीफॉर्म शेप, यह पायरीफॉर्म नाशपाती के आकार का है, देख सकते हो तुम इसको, पायरीफॉर्म शेप का यह होता है, नाशपाती आकार का यह है। तीसरा, यह जो यूट्रस है, यह यूट्रस कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा यह नॉर्मली, अगर अनप्रेग्नेंट की मैं बात करूं, अनप्रेग्नेंट फीमेल की मैं बात करूं, तो अनप्रेग्नेंट फीमेल में शेप भी मैंने बेटा अनप्रेग्नेंट की बात की है, ये सिर्फ शेप मैंने तुम्हें बताई है, यह अनप्रेग्नेंट की है। फिर धीरे धीरे इसकी शेप बदलती है, गबुलार भी होता है, ट्यूबुलार बनता है, फिर वापस पायरीफॉर्म बनता है, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे जब हम ऑब्स्टेट्रिक पढ़ेंगे। अभी गायनिक की बात कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, प्रेगनेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ। इस समय पायरीफॉर्म शेप का होता है। अनप्रेग्नेंट कंडीशन में आपका जो यूट्रस है, यह यूट्रस अनप्रेग्नेंट फीमेल में पायरीफॉर्म शेप का होता है, और इस समय इसका अगर हाइट, विड्थ और डायमीटर की मैं बात करूं तो लगभग 1.25 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर तो इसकी थिकनेस देखी जाती है, मतलब इसकी मोटाई देखी जाती है। इसके अलावा लगभग 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई देखी जाती है, विड्थ देखी जाती है, और 7.5 से लेकर लगभग 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट देखी जाती है, यानी कि इसकी लंबाई देखी जाती है। क्लियर? इसको याद कैसे करेंगे, हमें 2.5 का पहाड़ा याद रखना होगा। इसको याद करने के लिए 2.5 का पहाड़ा याद करना होगा, 2.5, 5, 7.5, तो पहाड़ा याद करना होगा 2.5, 5, 7.5, 2.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। यह इसका नॉर्मल मेजरमेंट होता है, यह इस नॉन प्रेग्नेंट फीमेल का मेजरमेंट होता है। क्लियर? मेजरमेंट ऑफ यूट्रस इन नॉन प्रेग्नेंट फीमेल, यह मेजरमेंट नॉर्मल नजर आएगा। इसके अलावा फोर्थ वन इज द लोकेशन, यह कहाँ उपस्थित होता है, इसे भी देखिएगा, लोकेशन कहाँ होगी, कहाँ यूट्रस रहता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अनप्रेग्नेंट फीमेल की, अनप्रेग्नेंट फीमेल की मैं बात करूं तो यह रहता है पेल्विक कैविटी में। कौन सी कैविटी में होता है बेटा? पेल्विक कैविटी में, यूट्रस पेल्विक कैविटी में रहता है। और अगर महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी प्रेग्नेंट फीमेल अगर है, तो उसमें भी 12 सप्ताह पहले, लेस देन 12 वीक, जब गर्भावस्था के 12 सप्ताह से पहले यह पेल्विक कैविटी में ही रहता है, मतलब जहाँ पहले था वहीं रहता है, लेकिन 12 सप्ताह बाद, 12 वीक बाद यह एब्डोमिनल ऑर्गन हो जाता है, मतलब बढ़कर ऊपर आ जाता है और एब्डोमिनल कैविटी में दिखाई देगा। याद रखिएगा। क्लियर? तो अनप्रेग्नेंट में पेल्विक कैविटी में है, प्रेग्नेंट में भी 12 सप्ताह पहले पेल्विक कैविटी में और 12 सप्ताह बाद एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है। इसके अलावा जहां हमने इसका डायमीटर पढ़ा है अनप्रेग्नेंट का, यहां मैं आपको कुछ चीज़ें प्रेग्नेंट से रिलेटेड भी बता देता हूं। अगर मैं प्रेगनेंसी में बात करूं उसकी हाइट की, याद रखिएगा बेटा, इसकी प्रेगनेंसी में अगर इसकी हाइट की मैं बात करूं तो ये 5 गुना बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी में यूट्रस की हाइट नॉर्मल से 5 टाइम मोर हो जाती है, 5 टाइम मोर, यानी लगभग यह 40 सेंटीमीटर के आसपास रहता है। मतलब अगर तुमसे कोई कहे कि नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस कितना लंबा होता है, तुम्हारा जवाब होगा 7.5 से 8 सेंटीमीटर। लेकिन प्रेग्नेंट महिला का यूट्रस कितना लंबा होगा, तुम्हारा जवाब होगा इसकी हाइट, इसकी लेंथ लगभग 40 सेंटीमीटर तक देखने को मिलेगी, यानी 5 गुना ज़्यादा देखने को मिलेगा आपका यूट्रस। क्लियर? इसके अलावा नॉर्मल वेट देखिएगा, 5 इज़ द वेट। आपका यूट्रस का वज़न कितना होता है, वेट देखिएगा। अगर मैं
अनप्रेग्नेंट की बात करूं, वह महिला जो प्रेग्नेंट नहीं है, उस अनप्रेग्नेंट फीमेल में इसकी वेट की मैं बात करूं तो लगभग 50 से लेकर 80 ग्राम के बीच में होता है। एवरेज में बात करूं तो लगभग 60 ग्राम वजन देखने को मिलेगा। लेकिन यही महिला अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रेग्नेंट महिला में इसका वज़न बढ़ जाता है और लगभग 900 से 1000 ग्राम के आसपास यूट्रस का वज़न देखा गया है एक प्रेग्नेंट महिला में ड्यूरिंग कंसीविंग। जब वह कंसीव कर लेती है उस समय आपका इतना वेट देखने को मिलेगा। वेट की बात करूं तो अनप्रेग्नेंट में 50 से 80 ग्राम, एवरेज 60 ग्राम है। प्रेग्नेंट की बात करूं तो 900 से 1000 ग्राम होता है। क्लियर। इसके बाद छठी बात करते हैं, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू यहाँ से बना हुआ है। देखो सवाल एग्जाम क्या यहाँ से बना हुआ है, पहला सवाल। दूसरा सवाल इसके वेट से लेकर बना हुआ है, एवरेज वेट। यह सवाल एग्जाम में पूछा गया है। इट इज़ द एमसीक्यू फॉर एग्जाम, यहाँ से सवाल बना है। ये दोनों सवाल बने हुए हैं 12 सप्ताह पहले पेल्विक कैविटी में और 12 सप्ताह बाद आपका एब्डोमिनल कैविटी में। दोनों एमसीक्यू हैं बेटा, एग्जाम के सवाल पूछा जाता है इसका। इसके डायमीटर को लेकर सवाल पूछा गया है। ये जो डायमीटर मैंने लिखा है यहाँ से सवाल एग्जाम में बनता है। और इसके अलावा इसकी शेप को भी सवाल बनाया गया है, पायरिफॉर्म शेप। दैट मीन्स ऑलमोस्ट जितने भी मैं पॉइंट्स में लिखा रहा हूँ वो सारे पॉइंट्स वो हैं जो एग्जाम में सवाल बना रहे हैं। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं यूट्रस जो होता है, इस यूट्रस की पोजीशन कौन सी होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी नॉरसेट 2021 में भी यहाँ से सवाल आया था, यूट्रस की पोजीशन कौन सी होती है। इसकी दो पोजीशन देखी गई हैं नॉर्मली। पहली होती है बेटा एंटी वर्जन, एंटी वर्जन पोजीशन। क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है, एंटी वर्जन का मतलब होता है क्या। एंटी वर्जन का मतलब होता है कि लीन फॉरवर्ड, लीन फॉरवर्ड विदाउट बेंडिंग, बिना घूमे हुए, विदाउट बेंडिंग, बिना बेंड के सामने की तरफ झुकना ही एंटी वर्जन कहलाता है। क्लियर। यह यूट्रस में कैसे होता है देखिएगा, किस किस के बीच में पाया जाता है, ये भी सवाल बना है। एंटी वर्जन का मतलब किस किस के बीच में होगा, तो याद रखिएगा प्रेजेंट बिटवीन लॉन्ग एक्सिस ऑफ, लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स एंड वेजाइना, यानी सर्विक्स और वेजाइना के बीच में पाया जाता है यह एंटी वर्जन। एंटी वर्जन ऐसे होता है स्ट्रक्चर में देखिएगा, मानो यह आपका यूट्रस है, यह यूट्रस है तुम्हारा, और इस यूट्रस के बाद वेजाइना स्टार्ट हो जाती है, ऐसा वेजाइना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ जो ये बैंड बन रहा है, यहाँ जो ये बैंड बन रहा है सर्विक्स और वेजाइना के बीच में, यह कहलाता है एंटी वर्जन। और एक कितने डिग्री एंगल होता है, 90 डिग्री एंगल। याद रखिएगा कितने डिग्री एंगल यह होता है, तुम्हारा जवाब होगा 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल होता है एंटी वर्जन। तो एंटी वर्जन पहली पोजीशन है, लीन फॉरवर्ड विदाउट बेंडिंग होता है। इसका मतलब किस किस के बीच में प्रेजेंट है, सर्विक्स और वेजाइना के बीच में प्रेजेंट होता है और 90 डिग्री एंगल बनाता है। दूसरी पोजीशन इसकी होती है एंटी वर्जन के बाद में एंटी फ्लक्शन, दूसरी है एंटी फ्लक्शन। दूसरी पोजीशन होती है यूट्रस की, ये भी नॉर्मल पोजीशन है, एंटी फ्लक्शन। इसका मतलब होता है, इसका पोजीशन मतलब है एबनॉर्मल फॉरवर्ड बेंडिंग, एबनॉर्मल फॉरवर्ड बेंडिंग मतलब बिन आगे की साइड में एबनॉर्मली बेंड होना कहलाता है एंटी फ्लक्शन। किस किस के बीच पाई जाती है, याद रखिएगा ये पाया जाता है खुद के बीच में ही, प्रेजेंट बिटवीन, बिटवीन लॉन्ग एक्सिस ऑफ, लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस। मतलब यूट्रस का खुद के पास एक दूसरे का जो पोजीशन बनाता है वह होता है एंटी फ्लक्शन। जैसे अभी स्ट्रक्चर मैंने बनाई, यह तुम्हारा यूट्रस है और
इसके तुरंत बाद तुम्हारी वेजाइनल कैनाल है। यहाँ पर जो ये वाली पोजीशन है, ये वाली, यहाँ जो बैंड बन रहा है, ये वाला बैंड, यह कहलाता है एंटी फ्लक्शन। और ये कितने डिग्री का होता है बेटा? 120 डिग्री का। वो 90 डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है। दो पोजीशन मैंने बताई, दोनों पे सवाल आता है। पहला तो इसकी डेफिनेशन को लेकर, एबनॉर्मल फॉरवर्ड बेंडिंग को क्या बोलते हैं? एंटी फ्लक्शन। और अगर डायरेक्ट सवाल मिले लीन फॉरवर्ड विदाउट बेंडिंग को क्या बोलते हैं? एंटी वर्जन। दोनों एग्जाम के एमसीक्यू हैं। दोनों प्रकार की पोजीशन यूट्रस में देखी जाती है। क्लियर? चलिए, इसके बाद में ये हमने डिस्कस किया इसकी पोजीशन को लेकर, दिस इज द पॉइंट नंबर 6। नेक्स्ट बात करें बेटा पॉइंट नंबर 7। 7वां पॉइंट इसी के संबंध में है और वह है पेसमेकर को लेकर। पेसमेकर ऑफ यूट्रस, नाम सुना होगा, पेसमेकर ऑफ यूट्रस। किसे यूट्रस का पेसमेकर कहा जाता है? एग्जाम का सवाल आता है, पेसमेकर ऑफ यूट्रस किसे बोलते हैं? इसका नाम होता है बेटा कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस। कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस, या इसी को ट्यूबल ऑस्टिया के नाम से भी जानते हैं। ट्यूबल ऑस्टिया, इसे पेसमेकर ऑफ यूट्रस के नाम से जानते हैं। इट इज द पेसमेकर ऑफ यूट्रस। कहाँ पाया जाता है ये पता है सब किसी को कि ये कहाँ मिलता है? तो याद रखिएगा, ये इसकी लोकेशन होती है लोकेटेड एट द जंक्शन, लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस। जहाँ फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस मिलते हैं उस जगह पर ही होता है तुम्हारा ट्यूबल ऑस्टिया, या इसका नाम हमने दिया है दैट इज नोन एज योर कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस। यहाँ इस जगह पर, इस स्ट्रक्चर पर, याद रखिएगा इस जंक्शन के ऊपर, यहाँ तुम्हें नजर आएगा, यहाँ आपको नजर आएगा, दैट इज नोन एज कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस। इसी को बोलते हैं कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस। यहाँ से आपका कॉन्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? कॉन्ट्रक्शन। याद रखिएगा यूट्रस का काम होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, यहाँ से स्टार्टिंग ऑफ कॉन्ट्रक्शन होता है। तो यूट्राइन कॉन्ट्रक्शन शुरू कहाँ से होता है? याद रखिएगा यहीं से। तो यहाँ से होती है स्टार्टिंग ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रक्शन, जो यूट्राइन कॉन्ट्रक्शन है उनका प्रारंभ कहाँ से होता है? जवाब होगा पेसमेकर ऑफ यूट्रस से। और पेसमेकर किसे कह रहे हैं? मैंने जवाब दिया तुम्हें, ट्यूबल ऑस्टिया या कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस को कहा जाता है। क्लियर? इसके बाद यह आपका 7th टॉपिक था, 7th पॉइंट यहाँ से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट 8वां पॉइंट देखिएगा बेटा जी, दैट इज नोन एज लेयर। कितनी लेयर होती हैं यूट्रस की बताइएगा? तो टोटल 3 लेयर पाई जाती हैं यूट्रस में। एक पहली लेयर होती है, इसे बोलते हैं पेरीमीट्रियम। पेरीमीट्रियम यह विज़रल पेरिटोनियम से कनेक्ट होती है। किससे कनेक्ट होती है? कनेक्ट विथ विसरल पेरिटोनियम। विसरल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम से कवर्ड होती है तुम्हारी पेरीमीट्रियम, जो सबसे बाहर है। यह सबसे आउटर लेयर होती है। पेरीमीट्रियम यूट्रस की सबसे बाहर वाली लेयर होती है। दूसरी का नाम है मायोमीट्रियम। दूसरी लेयर का नाम है बेटा मायोमीट्रियम। मिडल लेयर का नाम होता है मायोमीट्रियम। यह मिडल लेयर है। एक और सवाल, सबसे थिक लेयर यही होती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ यूट्रस की सबसे थिकस्ट लेयर कौन सी है, सबसे मोटी लेयर कौन सी है? जवाब होगा मायोमीट्रियम। यहीं से एक और सवाल, किससे बनी है? ये स्मूथ मसल से बना होता है, मेड बाय स्मूथ मसल। यह स्मूथ मसल से बना हुआ है आपका मायोमीट्रियम। यहीं पर आपका याद रखने का यह कॉन्ट्रैक्टाइल लेयर है। यूट्रस में कॉन्ट्रैक्ट कौन सी लेयर पे होता है? इसी लेयर में, इज कॉल्ड
कॉन्ट्रैक्टाइल लेयर। यूट्रस में कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो है इसी लेयर में होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल लेयर कहा जाता है। कौन सा हार्मोन काम करता है तो याद रखिएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम करता है एक्ट ऑन मायोमीट्रियम। मायोमीट्रियम पर ये काम करता है और इसे कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, जिससे कि बच्चा तुम्हारा निकल कर बाहर आता है और डिलीवरी करवाता है या मेंस्ट्रुअल ब्लड को बाहर निकालता है। ये सब पॉइंट मैंने इसकी मायोमीट्रियम के बारे में बोला है। मिडल लेयर है, थिकस्ट लेयर है, स्मूथ मसल का बना है, कॉन्ट्रैक्टाइल लेयर होती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो इसी पर काम करता है। क्लियर बेटा जी। चलिए तीसरी लेयर इसकी होती है, थर्ड लेयर, उसका नाम है, तीसरी लेयर का नाम है आपका, तीसरी लेयर दैट इज कॉल्ड एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम सबसे अंदर लेयर का नाम एंडोमीट्रियम रखा गया है। इट इज इनर लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर यही है। यहाँ से एक और सवाल, किससे मिलकर बनी है तो हम बोलेंगे कि म्यूकस सेल ऑफ कॉल्यूमिनार टिश्यू, ऑफ कॉल्यूमिनार टिश्यू, यानी यह कॉल्यूमिनार टिश्यू की म्यूकस ले सेल से बनकर बनी होती है तुम्हारी एंडोमीट्रियम, सबसे अंदर वाली लेयर है। एक और सवाल, जो प्रेग्नेंट महिला की एंडोमीट्रियम होती है उसका नाम डेसिडुआ रखा जाता है, याद रखिएगा। क्लियर। प्रेग्नेंट एंडोमीट्रियम, प्रेग्नेंट एंडोमीट्रियम जो होती है उसका नाम होता है इज कॉल्ड डेसिडुआ। उसे हम कहते हैं डेसिडुआ। डेसिडुआ क्वेश्चन एग्जाम का बताइए, डेसिडुआ किसे कहा जाता है? जो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है उस प्रेग्नेंट महिला की एंडोमीट्रियम का नाम ही क्या होता है बेटा जी? डेसिडुआ रखा जाता है। क्यों? वाई दिस कोलाबेरी डी, ऐसा क्यों? क्योंकि डेसिडुआ का मतलब होता है झड़ जाना। यह डेसिडुआ भी सैड डाउन होती है, झड़ जाती है, इसलिए से ये कहा जाता है ड्यू टू सैड आउट। ये झड़ती है, गिर जाती है, इसलिए इसे कहा जाता है डेसिडुआ। एक और क्वेश्चन बताओ, कार्डिनल एक्शन क्या होगा या कार्डिनल फंक्शन क्या होगा? कार्डिनल फंक्शन ऑफ डेसिडुआ, डेसिडुआ का मुख्य कार्य क्या होगा? तुम्हारा जवाब होगा इसका मुख्य कार्य होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना, मेंटेन द प्रेगनेंसी, मेंटेन द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना मुख्य कार्य होता है डेसिडुआ का। क्लियर। और डेसिडुआ किसे बोलते हैं? प्रेग्नेंट महिला की जो एंडोमीट्रियम है उसी का नाम डेसिडुआ रखा गया है, क्योंकि वो झड़ जाती है, सेट डाउन होती है, इसीलिए हम उसे डेसिडुआ कह देते हैं। ये सब बातें मैंने जो बताई बेटा, ये इसकी लेयरों से संबंधित थी। 3 लेयर मैंने बताई है। 8वां पॉइंट मैं यूट्रस का डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें मैंने लेयर में बोला पेरीमीट्रियम सबसे बाहर वाली लेयर है जो विजरल पेरिटोनियम से जुड़ी होती है। दूसरा मायोमीट्रियम बहुत महत्वपूर्ण है, मिडल वाली लेयर है। क्वेश्चन एग्जाम के सुनिएगा, यहाँ से सबसे थिकस्ट लेयर यही होती है। कौन सी मसल से बनी है? स्मूथ मसल से बना होगा। कॉन्ट्रैक्टाइल लेयर यह होती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन इस पर काम करता है। एंडोमीट्रियम सबसे इनर वाली है और म्यूकस सेल ऑफ कॉल्यूमिनार टिश्यू की बनी होती है। प्रेग्नेंट एंडोमीट्रियम का ही नाम डेसिडुआ रखा गया है क्योंकि वो झड़ जाती है, सैड आउट हो जाती है इसलिए। और कार्डिनल फंक्शन ऑफ डेसिडुआ क्या होता है? मेंटेन द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। क्लियर। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, दैट इज कॉल्ड साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। आप बताइएगा यूट्रस जो होता है उसमें इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? तो हमारा जवाब होगा इसका इम्प्लांटेशन होता है। एग्जाम का सवाल है, ये क्वेश्चन बना हुआ है, 2-3 एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ यूट्रस, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ यूट्रस, मतलब बॉडी ऑफ यूट्रस में होना चाहिए। बॉडी ऑफ यूट्रस
ऑफ यूट्रस ऑन पोस्टीरियर वॉल, ऑन पोस्टीरियर वॉल। मतलब मान लीजिएगा एक थैला है, उस थैला, ये थैला है इसके पोस्टीरियर वॉल पर, यहाँ होना चाहिए, आगे की तरफ नहीं। ऐसे थैला है तो पीछे वाले वॉल पर, पीछे वाली दीवार पर चिपकेगा, और वो भी ऊपर नहीं, बीच में। वॉल जो होता है इसके कहाँ होना चाहिए? बॉडी के ऊपर। क्लियर? जो यूट्रस की बॉडी है उसकी बॉडी के अपर पार्ट में इम्प्लांटेशन होना चाहिए। क्लियर? यह इम्प्लांटेशन प्रोसेस है जहां बॉडी ऑफ यूट्रस होता है उसके पोस्टीरियर वॉल पर मुख्यतः इम्प्लांटेशन देखा गया है। इट इज ए नॉर्मल साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ फीटस या ग्रोविंग कंसेप्शन प्रोडक्ट। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, एक एबनॉर्मलिटी मैं बताता हूँ यूट्रस की, उसे बोलते हैं आर्कुएट यूट्रस। आर्कुएट यूट्रस, एग्जाम का सवाल यह भी बना हुआ है आर्कुएट यूट्रस करके कि ये क्या होता है, ध्यान से सुनना है आर्कुएट यूट्रस को। आर्कुएट यूट्रस का मतलब होता है बेटा जी, आर्कुएट यूट्रस का मतलब होता है डिप्रेशन होना, डिप्रेशन यानी दबाव, डिप्रेशन ऑन फंडस। अगर यूट्रस के फंडस पर डिप्रेशन है वह स्ट्रक्चर कहलाती है आर्कुएट यूट्रस। जैसे ऐसा नॉर्मल यूट्रस होता है, इट इज ए नॉर्मल यूट्रस, लेकिन जो आर्कुएट यूट्रस होगा वो ऐसा होगा, ऐसा, दिस इज आर्कुएट यूट्रस। क्लियर? मतलब यह आर्कुएट यूट्रस हो जहां डिप्रेशन नजर आ रहा है तुम्हें, यहाँ ये नॉर्मल यूट्रस है और यह आर्कुएट यूट्रस है। क्लियर? ऐसा यूट्रस दिखाई देता है, फंडस पर थोड़ा डिप्रेशन देखने को मिलेगा। इसकी शेप कैसी होती है? तो यह आर शेप का है। कौन सी शेप का है बेटा? यह आर्क शेप का होता है। इसी शेप नजर आ रही होगी तुम्हें, इस शेप का यह रहता है। क्लियर? आर्क शेप का। और यह मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनोमली है यूट्रस की। इट इज मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनोमली ऑफ यूट्रस। एनोमली ऑफ यूट्रस, यूट्रस की सबसे इंपॉर्टेंट जो एनोमली है, कंजेनाइटल एनोमली, वह यही होती है आर्कुएट यूट्रस। लेकिन क्या ये फर्टिलिटी को प्रभावित करती है? तो नहीं, याद रखिएगा, डज नॉट अफेक्ट फर्टिलिटी, डज नॉट अफेक्ट फर्टिलिटी। यह फर्टिलिटी को प्रभावित नहीं करता है, यानी कि इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी ना हो, कंसीव ना हो, बच्चा ग्रोथ ना करे, इस पर कोई प्रभाव नहीं पटकता है ये। क्लियर? इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा, 9 टॉपिक हम 10 डिस्कस कर चुके हैं। 11th टॉपिक यूट्रस के रिगार्डिंग, वो इसके पार्ट्स को लेकर है। यूट्रस के कितने भाग होते हैं? तो टोटल 3 भागों में से बांटा गया है। पहला भाग होता है जिसे हम बॉडी या कॉर्पस बोलते हैं, बॉडी या कॉर्पस के नाम से जाना जाता है। दूसरा भाग होता है जिसे हम इस्थमस्त बोलते हैं, इस्थमस्त कहा जाता है। और तीसरा भाग इसका होता है जिसे हम सर्विक्स कहते हैं। मतलब बेसिकली 3 लेयरों से मिलकर बना है तुम्हारा, 3 पार्ट से मिलकर बना है तुम्हारा यूट्रस। इस बॉडी और कॉर्पस के ही 2 भाग होते हैं जिसे हम फंडस कह देते हैं और बॉडी कह देते हैं। फंडस और बॉडी। जो फंडस वाला भाग होता है बेटा, ये लगभग 1.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। बॉडी लगभग 3.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। इस्थमस लगभग 0.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 0.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। और सर्विक्स 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। क्लियर? इस प्रकार से तुम्हारा इसके जो पार्ट्स होते हैं वो देखे गए हैं। 3 पार्ट्स यहाँ हैं, बॉडी और कॉर्पस, दूसरा इस्थमस होता है और तीसरा सर्विक्स हो जाता है। क्लियर? यहीं पर एक और चीज देखिएगा, जो सर्विक्स है बेटा, इसके 2 भाग होते हैं। इसको 2 भागों में हम विभाजित करते हैं। पहला होता है एंडोसर्विक्स, एंडोसर्विक्स, एंडो का मतलब अंदर वाला सर्विक्स, और दूसरा एक्टोसर्विक्स होता है जो बाहर वाला होता है, एक्टोसर्विक्स। ये वाला जो सर्विक्स है, ये वाला सर्विक्स, ये किससे जुड़ा होता है? तो ये कनेक्ट होता है जॉइंट विथ इस्थमस, ये इस्थमस से जुड़ा होगा। और ये वाला जो है एक्टोसर्विक्स, यह जुड़ा होता है वेजाइना से, यह कनेक्ट होता है वेजाइना से, ये वेजाइना में जुड़ा होता है, इसलिए इसे बोलते हैं वेजाइनल सर्विक्स। इसी का नाम होता है वेजाइनल सर्विक्स।
क्योंकि यह वेजाइना में पाया जाता है और इसको नाम होता है, वेजाइना के ऊपर होता है इसलिए सुप्रा वेजाइनल सर्विक्स। सुप्रा यानी ऊपर, सुप्रा वेजाइनल सर्विक्स के नाम से हम इसे जानते हैं। इट इज सुप्रा वेजाइनल सर्विक्स। ये सब पार्ट्स हैं तुम्हारे यूट्रस के। एक और एमसीक्यू देखिएगा, जो सर्विक्स होता है उसका सिक्रेशन कैसा होता है, बताइए। सर्वाइकल ग्लैंड का सिक्रेशन कैसा होगा? सर्वाइकल सिक्रेशन जो होता है वह एसिडिक होता है कि एल्कलाइन? तुम्हारा जवाब होगा वह एल्कलाइन होता है। लगभग 7.8 के आसपास की पीएच होती है। सर्विक्स से निकलने वाला सिक्रेशन एल्कलाइन नेचर का होता है, जिसकी पीएच लगभग 7.8 के आसपास देखी जाती है। यह बात सर्विक्स के रिगार्डिंग है जो यहाँ होता है। इसके अलावा एक और चीज़ तुम देखिएगा बेटा जी, जो आपका सर्विक्स और बॉडी का अनुपात है, इसे भी देखिएगा। सर्विक्स और बॉडी का अनुपात, जब मैं एट बर्थ की बात करता हूँ, जब कोई बच्ची पैदा होती है उस समय हम एक अनुपात देखते हैं। एक तरफ मैं बॉडी लिख रहा हूँ और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूँ सर्विक्स, दोनों का अनुपात। जब बच्ची पैदा होती है उस समय बॉडी का हिस्सा बहुत कम होता है और सर्विक्स का स्थान 2 होता है। जैसे बिना फूला हुआ गुब्बारा ऐसे होता है, समझिएगा। ये ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, ऐसा ऐसा, मतलब गुब्बारे का अगले वाला हिस्सा बहुत लंबा होता है, सर्विक्स थोड़ा लंबा मिलेगा और बॉडी थोड़ी सी कम मिलेगी। ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा यूट्रस रहता है एट बर्थ के ऊपर। सर्विक्स लंबा होता है और बॉडी छोटी होती है। जब महिला एट प्यूबर्टी पहुंचती है, एट प्यूबर्टी पहुंचती है तो उस समय लगभग दोनों का रेशियो उल्टा होकर 2:1 हो जाता है। यानी इस समय आप देखना सर्वाइकल जो कैनाल है वो छोटी हो जाती है और यूट्राइन कैनाल बड़ी हो जाती है। मतलब आपका बॉडी बड़ा हो जाएगा और सर्वाइकल कैनाल बड़ी हो जाती है। ये पुबर्टी के समय नज़र आता है। अगर आप इसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखेंगे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आपको और बड़ा नज़र आएगा ये, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये 3:1 नज़र आ सकता है। मतलब यूट्रस बिल्कुल ऐसा हो जाता है, बिल्कुल ऐसा, और इसका जो सर्वाइकल पार्ट है बिल्कुल लुप्त हो जाता है और सर्विक्स जो बॉडी है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है। इस शेप का नज़र आएगा तुम्हारा यूट्रस एट बर्थ पर, यह प्यूबर्टी के समय, और यह ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का मतलब बेटा मैं डिलीवरी, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का मतलब यहाँ हम बात कर रहे हैं जब वो कंसीव कर रखी है, उस समय की मैं बातें यहाँ कर रहा हूँ। ये जितने भी चीज़ें मैंने बताई ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो तुम्हारे यूट्रस से संबंधित है, और एग्जाम के एमसीक्यू यहाँ से बहुत सारे बनते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। चलेगा, इन सवालों को एक बार पुनः हम रिमेंबर करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस की हैं यूट्रस से संबंधित। चलिएगा, दूसरा ऑर्गन हम पढ़ रहे थे जो आपका इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन ऑफ फीमेल में आता है, जिसका नाम मैंने दिया यूट्रस। पहला मैंने बताया ये कैसा ऑर्गन होता है, तो यह होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। कैसा होता है बेटा जी? तुम्हारा जवाब होगा कि सर यह होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। दूसरा मैंने बोला कौन सी शेप का होता है, तो तुम्हारा जवाब होगा यह पायरीफॉर्म शेप का होता है। कौन सी शेप का होता है? पायरीफॉर्म शेप का। क्लियर, नाशपाती के आकार का होता है। तीसरा मैंने मीजरमेंट को लेकर सवाल पूछे तुमसे, इसका मीजरमेंट बताओ, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बताओ। तो इसका मीजरमेंट अनप्रेग्नेंट अवस्था में 1.25 से 2.5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है, 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है, 7.5 से 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। अगर प्रेग्नेंट महिला का यूट्रस हम देखेंगे तो इसकी लंबाई 5 गुना बढ़ जाएगी, लगभग 40 सेंटीमीटर तक नज़र आ सकता है। अगर मैं लोकेशन की बात करूं, कहाँ पाया जाता है? अनप्रेग्नेंट यूट्रस पेल्विक कैविटी में रहता है। प्रेग्नेंट यूट्रस 12 सप्ताह पहले पेल्विक कैविटी में होगा, 12 सप्ताह बाद एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है। अगर
मैं वेट की बात करूं, अनप्रेग्नेंट महिला का यूट्रस का वेट 50 से 80 ग्राम, एवरेज 60 ग्राम देखा गया है। वहीं प्रेग्नेंट महिला अगर है तो उसका वेट लगभग 900 से 1000 ग्राम के आसपास देखा गया है। कौन सी पोजीशन में होता है ध्यान रखिएगा, इसकी पोजीशन है एंटी वर्जन और एंटी फ्लेक्शन। एंटी वर्जन का मतलब होता है लीन फॉरवर्ड, सामने की तरफ झुक जाना बिना झुके हुए, यह एंटी वर्जन कहलाता है। किस किस के बीच पाया जाता है, तो सर्विक्स और वेजाइना के बीच में पाया जाएगा। 90 डिग्री का एंगल होता है, तुम्हारे सामने मैंने डायग्राम बनाकर दिखाया है, आपको याद रखना होगा। दूसरा है एंटी फ्लेक्शन, इसका मतलब है एबनॉर्मल फॉरवर्ड बेंडिंग को हम बोल देते हैं तुम्हारा एंटी फ्लेक्शन। ये किस किस के बीच में होगा, तो यह खुद के यूट्रस की एक्सिस के बीच में ही पाया जाता है और ये 120 डिग्री का एंगल बनाता है। इसके बाद पेस मेकर किसे कहते हैं, कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस या ट्यूबल ऑस्टिया का नाम ही पेस मेकर होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, जहाँ पर तुम्हारी फैलोपियन ट्यूब यूट्रस से जुड़ी होती है वहाँ कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस पाया जाता है, जहाँ से यूट्रस के कॉन्ट्रक्शन का प्रारंभ होता है। जैसे हार्ट का पेस मेकर ऐसे नोड को बोलते हैं, वैसे यूट्रस के पेसमेकर जो है उसका नाम ट्यूबल ऑस्टिया या कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस होता है। इसकी कितनी लेयर होती हैं, तो 3 लेयर मैंने बताई। बाहर वाली लेयर का नाम पेरीमेट्रियम होता है जो विजरल पेरिटोनियम से जुड़ा होता है। दूसरी मिडल लेयर का नाम मायोमीट्रियम है। थिकस लेयर यही होती है, स्मूथ मसल से बनी होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल लेयर होती है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन इस लेयर पर काम करता है। एंडोमीट्रियम सबसे अंदर वाली लेयर होती है बेटा जी, और प्रेग्नेंट महिला की एंडोमीट्रियम का ही नाम डेसिडुआ रखा जाता है। क्या रखा जाता है, डेसिडुआ। और क्यों रखा जाता है, क्योंकि झड़ती है, सैड आउट होती है, इसलिए इसे डेसिडुआ कह देते हैं। कार्डिनल फंक्शन बताओ डेसिडुआ के, तुम्हारा जवाब होगा यह प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, यही इसका कार्डिनल फंक्शन होता है। यूट्रस में कंसेप्शन का प्रोडक्ट कहाँ इम्प्लीमेंट होता है, कहाँ चिपकता है, तो जवाब होगा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ यूट्रस की, यानी उसके भी कौन से वॉल पर, पोस्टीरियर वॉल पर चिपक जाता है। आर्कुएट यूट्रस किसे बोलते हैं, आर्कुएट यूट्रस किसे बोलते हैं, तो हम कहेंगे डिप्रेशन ऑन फंडस वाले पार्ट का नाम आर्कुएट ऑफ यूट्रस होता है। और इसकी शेप कौन होती है, आर्क शेप का यह होता है। जैसे मैंने तुम्हें बताया ये नॉर्मल यूट्रस है और ये आर्क शेप का आर्कुएट यूट्रस होता है। बताओ यह कौन सी, मैंने कहा यह सबसे मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनोमली ऑफ यूट्रस होता है जिससे फर्टिलिटी प्रभावित नहीं होती है। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला बॉडी और कॉर्पस होता है, इसमें फंडस 1.5 सेंटीमीटर का होता है, बॉडी 3.5 सेंटीमीटर की होती है, इस्थमस 0.5 सेंटीमीटर का होता है, सर्विक्स 2.5 सेंटीमीटर का होता है। इसके अलावा सर्विक्स के 2 भाग हैं, एंडो सर्विक्स और एक्टो सर्विक्स। जो इस्थमस से जुड़ा होता है उसे हम बोलते हैं एंडो सर्विक्स, और जो वेजाइना से जुड़ा होता है उसका नाम एक्टो सर्विक्स होता है। इसी का नाम वेजाइनल सर्विक्स होता है और इसका सुप्रा वेजाइनल सर्विक्स होता है। सुप्रा का मतलब ऊपर होता है, सुप्रा शब्द का मतलब क्या होता है बेटा, ऊपर, यानी वेजाइना के ऊपर उपस्थित होता है। जो सर्वाइकल सिक्रेशन है वो किस नेचर के होंगे, तुम्हारा जवाब होगा कि सर यह एल्कलाइन नेचर के होते हैं और पीएच लगभग 7.8 के आसपास पाई जाती है। आप एक कंपैरिजन भी कर सकते हैं, एट बर्थ पर कैसा होगा, 1:2 होता है। बॉडी छोटी है, सर्विक्स बड़ा है, एट प्यूबर्टी 2:1 हो जाता है। और जब हम प्रेगनेंसी में देखेंगे यह 3:1 आपको नजर आएगा। कह सकता हूं कि मैं आपका जो यूट्रस होता है यह यूट्रस धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और प्रेगनेंसी की अवस्था को के अंदर एब्डोमिनल ऑर्गन हो जाता है। यूट्रस के अंदर सर्विक्स बिल्कुल ना के बराबर हमें देखने को मिल जाएगा। सारी की सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण थी और टोटल बातें जो मैंने आपको बेटा बताई है सब यह यूट्रस से संबंधित है। क्लियर, थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट आने वाले इंटरनल आपके जेनिटल ऑर्गन के साथ में। थैंक यू।